वेरी गुड आफ्टरनून एंड ज्ञानदीप एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मॉर्निंग में जो हमारा सेशन हुआ था उसमें टेक्निकल ग्लिच होने की वजह से द वीडियो वाज नॉट क्लियर, सो वी आर रिकंडक्टिंग द सेम सेशन वंस अगेन। सो इस कॉन्टेक्स्ट में वी आर हियर विद अ न्यू प्रोग्राम दैट इज द हिंदू 1 ईयर करंट रिविजन विद रिस्पेक्ट टू जीएस करंट अफेयर्स। तो होता यूं है कि अगर हमने ट्रेंडिंग पैटर्न देखा, लेटेस्ट पैटर्न देखा यूपीएससी का विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द करंट अफेयर सेक्शन, तो हमें यह समझ में आता है कि उस कॉन्टेक्स्ट में द स्टैटिक करंट अफेयर्स कम पूछे जाते हैं, कंपैरेटिवली इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस आपके जीएस करंट से ज्यादा पूछे जाते हैं। सो जब आप इंटीग्रेटेड करंट अफेयर्स की पढ़ाई करते हो, यू हैव मल्टीपल सोर्सेस विथ यू, आपके पास काफी सारा कंटेंट होता है, डाटा होता है। नाउ इफ यू लुक एट द गवर्नमेंट स्कीम्स, आपके पास लगभग साल में कुल मिला के 500 से 1000 गवर्नमेंट स्कीम्स होती है, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट स्कीम्स फ्रॉम ऑल स्टेट्स एंड द कंप्लीट नेशन, सेंट्रल स्कीम्स। तो हमारे पास लिमिटेशन होती है कि हम कितने स्कीम्स को याद करेंगे या फिर कितने स्कीम्स को रीड करेंगे, रिवाइज करेंगे। सो यस, so it becomes important for us to strategically figure out the current affairs. So for that we are here with 1 year current GS revision from the Hindu newspaper. तो इसमें explicitly and exclusively वो current articles cover किए जाएंगे जो जनवरी 2024 से लेके जनवरी 2025 तक हिंदू न्यूज़पेपर ने कवर किए हैं, बराबर। So we will go subject wise. बिगिनिंग में हम पॉलिटी से शुरुआत करेंगे। वी आर गोइंग टू बिगिन विद पॉलिटी करंट अफेयर्स। सो फॉर दैट पर्पस द वेरी फर्स्ट थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज द लैंडमार्क हिस्टोरिकल जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2024। तो उस कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहला आर्टिकल हमारे सामने है विद रिगार्ड टू इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। तो उसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि व्हाट इज एक्चुअली द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इन इंडिया, बराबर। सो नाउ अंडरस्टैंड which electoral parties, okay, which political parties are eligible to purchase electoral bonds. तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं वो सिलेक्टिव एसबीआई ब्रांचेस से परचेस किए जा सकते हैं बाय द रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टी। नाउ व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर परचेसिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स? तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है? सो इन दैट रिगार्ड पार्टीज विथ 1% वोट्स इन द इलेक्शन कैन परचेस इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये ज्यादा रिजिड कंडीशन नहीं है। 1% votes in the election is not a very big or not a very critical criteria. So majority electoral parties, majority political parties, be it state parties or national parties, are eligible for this electoral bonds. तो इस context में काफी सारी, मतलब जो political party जिनके 1% votes हो election में, वो electoral bonds के लिए eligible है। Another condition, they are valid for a time period of 15 days. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 15 दिन के अंदर उस पॉलिटिकल पार्टी को उस इलेक्टोरल बॉन्ड को एनकैश करना पड़ेगा, कैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? सो नाउ अंडरस्टैंड, इफ the respective political party is unable to encash that electoral bond within 15 days time period, तो उस सिचुएशन में उस ऑथोराइज्ड बैंक को वो पैसा, वो फंड प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डिपॉजिट करना पड़ेगा। दैट इज द अंडरलाइंग कंडीशन एंड दैट इज बाय कन्वेंशन। सो इन दिस रिगार्ड इफ द इलेक्टोरल पार्टी इज अनेबल टू एनकैश दैट बॉन्ड विद इन 15 डेज, तो उस सिचुएशन में होता यूं है कि दैट ऑथोराइज्ड बैंक हैज टू डिपॉजिट दैट एस्टिमेटेड अमाउंट इनटू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, बराबर। उसके बाद these electoral bonds are available, okay, in time period of every 3 months in the bank for a period of 10 days. अब ये जो 10 दिन का टाइम पीरियड है, it is not fixed, बराबर, ये कम ज्यादा हो सकता है। So ideally these electoral bonds are available every 3 months for a time period of 10 days in the initial 10 days of the month. Now since 2018 this scheme was implemented, मतलब ये एनफोर्स कब हुई थी? इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 से लेके एनफोर्स हुई थी, इंप्लीमेंट हुई थी। Now what was the purpose of electoral bonds? इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्यों लाए गए थे? Yes, to ensure legitimacy and accountability in the electoral funding system, in the election funding system. जो ब्लैक मनी है उसको टैंपर करने के लिए, उसको मतलब रिकॉर्ड करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। सो इट वाज बेसिकली टू ब्रिंग लेजिटिमेसी एंड अकाउंटेबिलिटी, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द इलेक्टोरल बॉन्डिंग और इलेक्टोरल फंडिंग सिस्टम, बराबर। Now in this regard, what are the two dispute points that have dragged the attention of the Supreme Court or the judiciary of India? Now in that regard, you need to know who are against this electoral bond scheme and who
स्कीम। तो अगर हम अगेंस्ट की बात करें, खिलाफ की बात करें, तो जो आम जनता है भारत देश की, हमारी आम जनता, वो इस स्कीम के खिलाफ थी। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा जब 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई, उससे पहले क्या होता था? उससे पहले अगर कोई मतलब नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी 20,000 से ज्यादा डिपॉजिट ले रही थी तो उनके डिटेल्स, दैट इज डोनर के डिटेल्स रिवील होते थे। बट व्हेन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड 2018 के बाद देयर वाज नो रिवीलेशन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द डोनर इन केस ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। मतलब वो कंट्रीब्यूटेड पैसा कहां से आ रहा है? प्राइवेट इंडिविजुअल से आ रहा है, किसी फर्म या कंपनी से आ रहा है, या फिर और किसी सोर्स से आ रहा है, दैट वाज नॉट revealed into the public, बराबर? So people or the judiciary stated that there is lack of transparency in the electoral bond schemes, and क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये चीज क्या है? It is violating the constitution, it is unconstitutional practice। इसके खिलाफ सरकार इसके फेवर में थी। सरकार का ये मानना था कि there is no need to reveal the source of the money जहां से वो पैसा आ रहा है, आइडेंटिटी कि बाबा डोनर कौन है, किसने पैसा कंट्रीब्यूट किया है, that needs not to be revealed into the general public. So government was in favor of the electoral bond scheme. Now ये सभी चीजें ध्यान में रखते हुए आपको वर्डिक्ट याद रखना है कि what was the verdict passed by Supreme Court of India in the year 2024. तो उस रिगार्ड में वर्डिक्ट क्या था सुप्रीम कोर्ट का, ये ध्यान में रखो। सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स वायलेट्स द राइट टू इंफॉर्मेशन RTI एक्ट एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि ये जो स्कीम है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे पहली बात ट्रांसपेरेंसी नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज वायलेटिंग द राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ द जनरल पब्लिक। एट द सेम टाइम right to freedom of speech and expression is also being violated under this scheme। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड डिक्लेयर किया, बराबर? So these are the points which you need to know, emphasize. I hope my voice and audio is clear. Fine. So second article, second important verdict and judgment of Supreme Court of India. In this case, Supreme Court appointment of Chief Election Commissioner without involvement of Chief Justice of India. अब यहाँ पे एक लैंडमार्क जजमेंट था जिसमें सेक्शन 7 सब क्लॉज 1 ने क्रिटिसिज्म लाया था। Now what is section 7 सब क्लॉज 1 of the Chief Election Commissioner and other election commissioners appointment condition service and term of office act of 2023? तो याद रखिएगा ये क्रिटिसिज्म या फिर ये डिबेट था ऑन द मेंबर्स ऑफ द सिलेक्ट कमिटी हु विल सिलेक्ट the members who will be or the person who will be appointed as chief election commissioner of the India. Now in this regard what was the original provision? मतलब original provision क्या था? Originally select committee में कौन से members थे? तो originally select committee consisted of prime minister who was the chairman of the select committee, उसी के साथ leader of opposition in the Lok Sabha, and third person who was there was Chief Justice of India. Now why was Chief Justice of India included in the select committee for appointment of Chief Election Commissioner? इसका रीजन ये था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है आपका, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसका इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए इट वाज एस्टिमेटेड दैट द सिलेक्ट कमिटी शुड कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द डिफरेंट फील्ड्स, जैसे कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव। तो उस कॉन्टेक्स्ट से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इंक्लूड किया गया था अंडर सिलेक्ट कमिटी ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बट 2023 में जो चेंजेस लाए गए थे बाय सेक्शन 7 सब क्लॉज 1 ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट, उसने इस चीज में एक बदलाव किया। वो बदलाव क्या था? दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट विल बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स इफ दे विल आस्क। अब इस चीज में उन्होंने चेंज क्या किया? सिलेक्ट कमिटी में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के उसकी जगह पे किसको लाया? यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हु विल बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश और क्रिएट मोनोपोली ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इन दिस रिगार्ड यू आर क्रिएटिंग डोमिनेंस ऑफ द सेंटर एंड यू आर हैम्परिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द बॉडी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये तो यू बात हो गई कि जो यूनियन या फिर जो सेंटर कहेगा वही पर्सन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। सो देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द जुडिशरी
okay, from the judicial body. So in that regard, this decision faced several criticisms in the year 2024 and ये केस आज भी पेंडिंग है. इस पे कोई ठोस मतलब कहना सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक प्रेजेंट नहीं किया है. This case has its next hearing in Feb 2025 in the upcoming days. Fine. So in this regard, आपको बस ये चीज याद रखनी है कि सिलेक्ट कमिटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के यूनियन मिनिस्टर विच विल बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इनको लाया गया था, जिसकी वजह से ये सारा क्रिटिसिज्म एंड डिबेट चल रहा है. बराबर. Now next article, next landmark judgment, yes, that is regarding the minority status of Aligarh Muslim University. Now in this regard, जब आप क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हो, you need to know the 3 important points जिसकी वजह से ये minority status क्वेश्चन में था. So what are the 3 important debate points या dispute points? सबसे पहला सवाल, central funding of the university. ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इनको जो पैसा स्पॉन्सर किया जा रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये था पहला पॉइंट. दूसरा डिबेट पॉइंट था स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. नाउ अंडरस्टैंड, यहाँ पे सेंटर का कहना यह था कि अगर किसी यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस मिलता है, डेजिग्नेशन मिलता है, तो उस यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं कंसिडर किया जा सकता. एंड द थर्ड डिबेट पॉइंट वाज एस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन बाय नॉन माइनॉरिटी कम्युनिटीज. जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, बराबर, एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है, इट इज एक्चुअली बाय नॉन माइनॉरिटी कम्युनिटी. तो कौन से बेसिस पे कह रहे हो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? नाउ यू नीड टू नो द क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स. जब जब माइनॉरिटी स्टेटस हटाया गया था एंड रिटेन किया गया था रिलेटेड टू और रिगार्ड टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. तो सबसे पहली चीज 1967 की हम बात करते हैं. 1967 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह डिक्लेयर किया था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैन नॉट बी अ माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी. सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्या मतलब है यहाँ पे कि जो यूनिवर्सिटी सेंट्रल लॉ से, स्टैट्यूटरी प्रोविजन से एस्टैब्लिश की गई हो, उसको आप माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन नहीं बोल सकते. सो 1967 का जजमेंट क्या बता रहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैन नॉट बी अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन. उसके बाद टाइम पीरियड 1981 में सेंटर ने, पार्लियामेंट ने 1967 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को क्या किया? डिसरिगार्ड किया. 1981 में पार्लियामेंट ने एएमयू अमेंडमेंट एक्ट पास किया, जिसमें उन्होंने एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस फिर से क्या किया? रिटेन किया. So in 1981, center or you can say parliament retained the minority status of Aligarh Muslim University. फिर टाइम पीरियड आता है 2006 का, जहां पे इलाहाबाद हाई कोर्ट पिक्चर में आया. अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का मानना क्या था? इलाहाबाद हाई कोर्ट का मानना यह था कि it struck down the 1981 amendment which granted minority status to AMU. तो फिर से हम ये कह सकते हैं कि 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर से एएमयू को एक नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर किया. फिर टाइम पीरियड आता है 2016 का, जहां पे बीजेपी सरकार ने क्या कहा कि जो यूनिवर्सिटी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, यानी कि जिस यूनिवर्सिटी को सेंटर फंडिंग दे रही है, दैट कैन नॉट बी अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन. तो अगेन 2016 में सेंटर ने नॉन माइनॉरिटी स्टेटस को क्या किया? फिर से उसको सपोर्ट किया. And now we need to know the landmark judgment in 2024 by the Supreme Court of India. तो 2024 का सुप्रीम कोर्ट का मानना यह था कि that it retained the minority status of AMU once again. Now 2024 की जजमेंट इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के कंडीशंस रीडिफाइन किए. तो वो रीडिफाइंड कंडीशंस कौन से हैं, इस पे प्रीलिम्स आपको डेफिनेटली सवाल पूछ सकती है, बराबर. सो इन दैट रिगार्ड अंडरस्टैंड इंस्टीट्यूशंस माइनॉरिटी स्टेटस मतलब किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का माइनॉरिटी स्टेटस शुडंट बी डिसमिस्ड solely, that is only on the purpose because it was created by a law. मतलब सिर्फ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आप लॉ के जरिए, स्टैट्यूटरी प्रोविजन के जरिए एस्टैब्लिश कर रहे हो, दैट कैन नॉट बी अ रीजन टू डिक्लेयर अ इंस्टीट्यूशन एज नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन. मतलब स्टैट्यूटरी प्रोविजन या क्रिएटेड बाय लॉ ये कंडीशन ही नहीं हो सकता किसी इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी या फिर नॉन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर करना, बराबर. सेकंड कंडीशन क्या बता रही थी? सेकंड डिक्लेरेशन क्या था सुप्रीम कोर्ट का कि अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन विल नॉट लूज
It will not lose its minority character by admitting students belonging to non-minority communities. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि अगर कोई माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नॉन माइनॉरिटी के बच्चे नहीं पढ़ सकते या एडमिशन नहीं ले सकते, ये उसका मतलब बिल्कुल नहीं है, बराबर। The third landmark judgment was, if institution is fully maintained out of state funds, it cannot provide religious instructions. ये तो हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा है, इसमें कुछ नया नहीं है। बट फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेट किया कि however these institutions must still be considered minority institutions. मतलब इस सिचुएशन में अगर किसी यूनिवर्सिटी को, अगर किसी इंस्टीट्यूशन को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पूरी तरीके से फंडिंग स्टेट सरकार से आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकती, बराबर। Next condition that was laid by court was, the judgment clarified that incorporation by legislation does not negate minority status. Merely formalizing a university by law doesn't alter who originally established it. मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली ये बोला कि भले ही AMU के एडमिनिस्ट्रेशन में नॉन माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हो, बट जो फाउंडिंग मेंबर्स है किसके, AMU के, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज एलिजिबल टू बी डिक्लेयर्ड एज अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि जो ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स है AMU के वो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, बराबर, माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। The court rejected the argument that Muslims were not a minority in 1920. क्यों ऐसा किया डिक्लेयर सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप इस बेसिस पे ये चीज क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि 1920 में मुस्लिम्स वर नॉन माइनॉरिटी, क्योंकि हम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को डेजिग्नेशन देते हैं, दैट वेदर अ इंस्टीट्यूशन विल बी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन और नॉट, इट इज बेस्ड ऑन द टाइमलाइन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हम टाइमलाइन कहां से गिनेंगे, 1950 से गिनेंगे, तो 1920 में मुस्लिम्स नॉन माइनॉरिटी थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऑन द स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ऑफ AMU। तो यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट स्टेट दैट द ग्रुप मस्ट बी माइनॉरिटी ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज एट द टाइम पीरियड ऑफ 1950, बराबर। And pre-constitutional institutions are also entitled protection under Article 30 of the Constitution of India. तो ये सारे लैंडमार्क जजमेंट्स, रीइंटरप्रिटेशन ऑफ माइनॉरिटी स्टेटस बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2024, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर करंट अफेयर्स एज वेल एज पॉलिटी पर्सपेक्टिव, बराबर। तो आई होप दिस आर्टिकल वाज क्वाइट क्लियर। तो यहाँ पे ये स्लाइड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो रीडिफाइन करती है सुप्रीम कोर्ट के टर्म्स related to which institution can be a minority or a non-minority educational institution, बराबर। So I hope I am audible and the video is clear enough. Okay, so the next landmark judgment that is we are going to talk about is UP Education Act valid with exceptions to provisions regulating higher education degrees. अब इस रिगार्ड में सुप्रीम कोर्ट का मानना क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिक्लेयर किया कि सुप्रीम कोर्ट upheld मदरसास एक्ट वैलिडिटी, holding that it is consistent with the positive obligation of the state to ensure that students studying in recognized madrasas attain a level of competency which will allow them to effectively participate in the society and earn a living. मतलब जब तक किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का स्टेटस या फिर ऑब्लिगेशन या फिर मोटिव ये है कि उनके बच्चे एक बेसिक या फिर डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करे, क्वालिटी एजुकेशन एनरिच करे एंड बाकी लोगों के कंपैरिजन में सोसाइटी में अपनी एक आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करे, तब तक सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, किसी मदरसा एक्ट या फिर किसी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के एक्ट को वैलिडेट करेगा। नाउ इन दिस रिगार्ड द मेन पॉइंट व्हिच यू नीड टू नोट हियर इज कोर्ट upheld that provisions of the Madrasa Act, कौन से provisions which seek to regulate higher education degrees such as Fazil and Kamil are unconstitutional. ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा होगा, क्योंकि अंडरस्टैंड इंडिया में कौन सी अथॉरिटी है या फिर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्रांट करता है हायर एजुकेशनल डिग्रीज, सो दैट इज नन अदर देन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंडिया। सो ये पावर या फिर यूं कहो ये अथॉरिटी सिर्फ यूजीसी के पास है कि वो हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डिग्रीज को ग्रांट कर सकते हैं। इट इज नॉट अवेलेबल और नॉट एप्लीकेबल टू एनी अदर इंस्टीट्यूशंस और अथॉरिटीज फॉर दैट पर्पस। सो
तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेट किया, क्लियर किया कि द प्रोविजन ऑफ मदरसा, कौन सा प्रोविजन, टू प्रोवाइड हायर एजुकेशनल डिग्रीज, वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि इंडिया में यूजीसी एक इकलौती अथॉरिटी है, बराबर, इकलौती बॉडी है जो हायर एजुकेशनल डिग्रीज को इंपार्ट करती है, एंड दैट इज ओनली प्रोवाइडेड बाय यूजीसी एंड नन अदर बॉडी, बराबर। सो ये दो कंडीशंस एंड लैंडमार्क जजमेंट्स आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। नाउ थर्ड, यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में राइट टू वर्शिप, ये काफी सुर्खियों में रहा है। पिछले साल 2024 में हमने काफी सारे कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स पढ़े, काफी सारे सुप्रीम कोर्ट के डिबेट्स या क्रिटिसिज्म्स पढ़े विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट मस्जिद्स एंड देयर कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन ऑफ द ओल्ड हिंदू टेंपल्स। तो यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि देयर इज पोटेंशियल चांस, I say there is potential chance कि ये एस्पेक्ट आपको मैच द फॉलोइंग के लिए पूछा जा सकता है। Now in this regard you need to know the old ancient Hindu temples, locations where they were located and उनके डिमोलिशन के बाद उनकी जगह पे कौन से मस्जिद को कंस्ट्रक्ट किया गया था, ये आपको मैच द फॉलोइंग के लिए पूछा जा सकता है, बराबर। सो फॉर दैट रिगार्ड संभल में जो शाही जमा मस्जिद है that was said to be constructed after demolition of Hindu Shri Harihar temple. Then वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ टेम्पल था उसको डिमोलिश करके बनाया गया था ज्ञानव्यापी मस्जिद। Then अजमेर में जो शरीफ दरगाह है that was said to be constructed after demolition of Shiva temple which is again of Hindu origin. Then मथुरा में जो शाही ईदगाह मॉस्क है that was said to be constructed at the birthplace of Lord Krishna, कृष्णा जन्मभूमि। Then लखनऊ में जो तील वाली मस्जिद है that was said to be constructed at लक्ष्मण टीला, again a Hindu origin temple or place, religious place, sacred place. Then बुदाऊं में जो शमसी जमा मस्जिद है that was said to be constructed on नीलकंठ महादेवा temple after demolishing the नीलकंठ महादेवा temple. एंड फिर धार में जो कमल मौला मस्जिद है that was believed to be the holy or sacred place of goddess Saraswati. So these are the controversial locations with respect to Hindu and Muslim religious places which have dragged repeated criticism and dragged the cases to the Supreme Court of India. तो possibility है कि आपको respective मस्जिद, उनके locations and the controversial या फिर age old Hindu temples के correlation पे match the following type question पूछा जा सकता है, okay? So आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सिर्फ लोकेशन, द रिस्पेक्टिव मस्जिद एंड द ओरिजिनल हिंदू टेंपल, इनका ट्रैक 2-3 बार पढ़ के याद रखना है एंड रिवाइज करना है। Now we move towards the next article, next landmark judgment by Supreme Court of India, that is we are talking about fiscal federalism. Now जब हम fiscal federalism की बात करते हैं, I will not teach you about vertical and horizontal devolution, वो चीजें ऑलरेडी हिंदू एनालिसिस में, मेंस के एनालिसिस में आप पढ़ चुके हो। हम यहाँ पे प्रीलिम्स के एंगल से आर्टिकल्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। So in that regard, fiscal federalism में 3 आर्टिकल्स कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, and those 3 articles are Article 269, 269A which talks about GST Council and GST and Article 270 of your Constitution. तो यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कहाँ करते हैं, इन 3 कॉलम्स में गड़बड़ होती है कि बाबा टैक्स लेवी कौन करता है, दैट इज इम्पोज कौन करता है, who will collect the tax and उस टैक्स का अप्रोप्रिएशन दैट इज एलोकेशन किनके बीच में होगा, क्या सेंटर वो सारा टैक्स, सारा रेवेन्यू अपने पास रखेगी या सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में एलोकेट करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। सो दैट पॉइंट्स यू नीड टू क्लियर वंस एंड फॉर ऑल। सो अगर हम 269 आर्टिकल की बात करते हैं, सो टैक्सेस अंडर आर्टिकल 269 आर लेविड दैट इज इम्पोज्ड बाय सेंटर, they are collected again by center and they are distributed or allocated entirely to the states. इसमें सेंटर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, कंट्रीब्यूशन नहीं होता मतलब सेंटर अपने पास कोई भी रेवेन्यू नहीं रखती। So that entire tax revenue is allocated or appropriated between the states. Article 269A that is GST के बारे में हम बात कर रहे हैं, बराबर। So in that case the GST tax will be levied by center, याद रखिएगा, it will be collected by center and it will be appropriated between center and state, okay, and definitely it will be recommended by the GST Council of your India जिसके चेयरमैन होते हैं आपके फाइनेंस मिनिस्टर। Now आर्टिकल 270 की जब हम बात करते हैं, 270 में जो टैक्स लेवी किया जाता है, अगेन इट इज लेविड बाय सेंटर, कलेक्टेड बाय सेंटर एंड अप्रोप्रिएटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, एंड इट इज recommended by the Finance Commission
कमीशन ऑफ योर कंट्री। यहाँ पे एक चीज नोट करने जैसी है कि फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस जो होते हैं दे आर मियरली एडवाइजरी इन नेचर। फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो पार्लियामेंट पे बिल्कुल भी कंपलसरी या फिर बाइंडिंग नहीं होते, बिकॉज फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 280 इज अ मियर एडवाइजरी बॉडी। एंड अल्टीमेटली जब मैं बोलती हूं कि आर्टिकल 280 इससे और एक बात क्लियर होती है कि इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, बराबर। सो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस के जरिए 270 के अंडर जो टैक्सेस इंपोज किए जाते हैं दे आर लेविड बाय द सेंटर, कलेक्टेड बाय सेंटर एंड अप्रोप्रिएटेड बिटवीन सेंटर एंड रिस्पेक्टिव स्टेट्स। नाउ हियर नेक्स्ट टू आर्टिकल्स जो पूछे जाते हैं पेपर में, जहां पे बच्चे गलत कर देते हैं, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स मार्क हियर रॉन्ग ऑप्शंस, वो है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। नाउ इन दिस रिगार्ड इनकम टैक्स कौन इंपोज करता है? डेफिनेटली सेंटर इंपोज करता है। कलेक्ट कौन करेगा? सेंटर कलेक्ट करेगा। बट इनकम टैक्स से जो रेवेन्यू जनरेट किया जाता है बाय द सेंटर, इट इज नॉट एंटायरली केप्ट टू द सेंटर। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा पैसा अपने पास नहीं रखती, उसमें से कुछ कंट्रीब्यूशन स्टेट्स को भी एलोकेट किया जाता है। सो रिमेंबर, इनकम टैक्स though it is imposed and collected by the center, it is distributed between center and states. but यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स की जब बात आती है तो बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। Many students mark this option wrong because students believe this interpretation that corporate tax is also allocated between center and state, जो कि सरासर गलत है। Now here remember one point, corporate tax बराबर वो कलेक्ट किया जाता है बाय सेंटर, लेवी किया जाता है बाय सेंटर एंड इट इज एंटायरली केप्ट फॉर द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। कॉर्पोरेट टैक्स का कोई भी परसेंटेज या कोई भी हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को एलोकेट नहीं किया जाता। सो दैट इज द पॉइंट व्हिच यू नीड टू रिमेंबर एंड फिट इन योर हेड। सो कॉर्पोरेट टैक्स बीइंग कलेक्टेड बाय सेंटर, बीइंग imposed by center, it will be appropriated wholly and solely by the central government. It will not be allocated between the states. ना यहाँ पे दिक्कत क्या थी? हमने प्रोपोजिशन देख लिया फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। ना यहाँ पे दिक्कत ये है कि स्टेट्स का मानना ये है, स्टेट्स की कंप्लेंट ये है कि ओनली 58% ऑफ द रेवेन्यू जनरेशन इज बीइंग मेट अप फ्रॉम द रिस्पेक्टिव सोर्सेस। मतलब सेंटर जो उनको ग्रांट्स देती है, स्टेट्स जो टैक्सेस कलेक्ट करती है, या फिर सेंटर से कलेक्ट किए गए टैक्स उसमें से जो एलोकेशन स्टेट्स को जा रहा है, उनको कुल मिला के जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है दैट इज जस्ट 58% ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बाकी का एक्सपेंडिचर कहां से फिर मैनेज हो रहा है? उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को लोन डिसबर्स करना पड़ रहा है। सो इन दैट रिगार्ड स्टेट्स हैव दिस कंप्लेंट दैट जो टोटल रेवेन्यू सोर्सेस है स्टेट के, दैट इज टैक्सेस हो गए, नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गए, ग्रांट्स हो गए जो दिए जाते हैं बाय द सेंटर टू सर्टेन स्टेट्स, स्पेशल एड्स दिए जाते हैं कुछ स्टेट्स को बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको कुल मिला के अगर हम ऐड करें तो ओनली 58% ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मेट फ्रॉम द रेवेन्यू सोर्सेस। बाकी का एक्सपेंडिचर मैनेज करने के लिए दिक्कत आ रही है। सो स्टेट्स हैव दिस कंप्लेंट दैट फिस्कल फेडरलिज्म इज गेटिंग अफेक्टेड इन द कंट्री। Center needs to devolve more taxes as per the recommendations of the Finance Commission. मतलब ये जो बॉडी है, जो एडवाइजरी बॉडी है फाइनेंस कमीशन, उनका कहना सेंटर को मानना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ताकि स्टेट्स भी अपने एक्सपेंडिचर्स को एडिक्वेटली मैच अप कर सके और अपने इंप्लीमेंटेशन को सही से निपटा सके। बराबर? So that was the case. We move ahead to the next article of the day, that is दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। So सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर is not bound by the aid and advice of state government। किस सिलसिले में? With respect to appointment of aldermen। Now what do you mean by aldermen in this case? aldermen का मतलब क्या होता है? aldermen का मतलब होता है members of the municipal corporation of Delhi। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना इस केस में यह था कि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर एल्डरमैन को अपॉइंट करते हैं, उस सिचुएशन में लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन से, अपनी मर्जी से यूनिलैटरली अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। उसके लिए उनको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन या फिर सलाह विमर्श लेने की कोई जरूरत नहीं है। एंड ये प्रोविजन या फिर ये पावर आई कहां से? लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। सो दिस पावर वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1957। सो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1957 ये पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर को ग्रांट करता है कि वो यूनिलैटरली अपने डिस्क्रिशन में एल्डरमैन की अपॉइंटमेंट करे, दैट इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर्स को अपॉइंट करे। उस कॉन्टेक्स्ट में उनको स्टेट सरकार से सलाह विमर्श करने की, एडवाइस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बराबर? सो दिस इज पॉइंट व्हिच यू नीड टू नोट फॉर योर प्रीलिम्स।
प्रीलिम्स आपको फंसा सकती है। दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन, घुमा फिरा के ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है कि व्हेन अपॉइंटिंग alderman to the municipal corporation of Delhi, is lieutenant governor bound to the advice of council of ministers? एंड यहाँ पे बच्चों का कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। सो मेक इट क्लियर वंस एंड फॉर ऑल, Delhi lieutenant governor is not bound by the aid and advice of state government, that is state council of ministers, while appointing members to the Delhi municipal corporation or while appointment of alderman. Okay, ये पॉइंट क्लियर रखिएगा, क्योंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरीज पे, मतलब यूनियन टेरिटरीज पे किसी ना किसी एंगल से एक आध क्वेश्चन हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Now next article for the day, very interesting article which was in discussion for the whole year of 2024. फिर वो चाहे क्राइम रिलेटेड केसेस हो, इलेक्शन रिलेटेड मतलब एनवायरमेंट हो, ये जो चीज है वो काफी ज्यादा चर्चा में थी 2024 में। दैट इज बेल इज अ रूल, मतलब बेल इज अ राइट एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, मतलब जेल एक्सेप्शनल केसेस में होनी चाहिए, नॉट अदरवाइज। सो व्हाट वाज दिस आर्टिकल एंड व्हाट वाज द वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन दिस रिगार्ड, वो जानना हमारे लिए जरूरी है ना। अगर हम ये कहते हैं कि बेल ये हक है, बेल इज द राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, सो वी नीड टू डिस्कस व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस इन इंडिया जो बेल के प्रोविजन को जस्टिफाई करते हैं, जो बेल को लीगल बताते हैं। सो इन दैट रिगार्ड द फर्स्ट इज सेक्शन 479 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, बराबर। उसके बाद फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स विल बी गिवन बेल इफ डिटेन्ड फॉर ओवर 1/3 ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट। एंड उनका यह भी कहना है कि कोई भी एक्सट्रीम सिचुएशन हो, जैसे कि पॉस्को एक्ट के अंडर कोई क्राइम हो या फिर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत कोई केस हो, इन सिचुएशंस में भी बेल प्रोविजन अवेलेबल होती है। सो बेल इज द बेसिक राइट व्हिच कैन नॉट बी डिनाइड। तो इंडिया में 4 टाइप्स के बेल होते हैं, पर्टिकुलरली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बेल्स इन इंडिया, रेगुलर, एंटीसिपेटरी, इंटरिम एंड डिफॉल्ट, बराबर। अब इनका डिफरेंस जान लेते हैं वन बाय वन। Now when you are talking about regular bail, regular bail मतलब क्या? ठीक है, किसी पर्सन को डिटेन किया गया है या फिर अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट करने के बाद वो बेल पे छूटा, बेल पे बाहर आया, सो दैट इज आइडियल कंडीशन रेगुलर बेल। Now what do you mean by anticipatory bail? Anticipatory का मतलब ही होता है expectations, okay? Expectations। तो ये क्या बताता है? Precautionary bail, it is a kind of precautionary bail before arrest। दैट इज जो पर्सन अरेस्ट होने वाला है उसको ये उम्मीद है, ये एक्सपेक्टेशंस है, एंटिसिपेशन है कि उसको बेल मिले, सो दैट इज एंटिसिपेटरी बेल, बराबर। उसके बाद इंटरिम बेल। इंटरिम बेल क्या होता है? इंटरिम दैट इज इन बिटवीन पीरियड। तो यहाँ पे इट इज अ बेल बिफोर हियरिंग फॉर रेगुलर और एंटिसिपेटरी बेल, मतलब जब तक आपके बेल के लिए सुनवाई नहीं होगी तब तक जो बेल आपको ग्रांट की जाती है दैट इज इंटरिम बेल। एंड लास्टली डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट मतलब बाय डिफॉल्ट, मतलब इस सिचुएशन में अगर पुलिस एस्टिमेटेड टाइम पीरियड में मतलब एडिक्वेट एविडेंस या विटनेसेस के साथ चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई तो उस सिचुएशन में बाय डिफॉल्ट उस अक्यूज्ड को क्या मिल सकता है? बेल मिल सकती है। सो दैट इज बाय डिफॉल्ट। सो इफ द पुलिस फेल्स टू फाइल द चार्जशीट विद इन स्पेसिफाइड स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, तो उस सिचुएशन में बाय डिफॉल्ट जो बेल मिलेगी उस इंसान को दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट बेल, बराबर। सो दीज आर द 4 कॉमन टाइप्स ऑफ बेल्स व्हिच आर गिवन इन इंडिया। नाउ इन दैट रिगार्ड यू आल्सो नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन a police custody and a judicial custody. Just give me a minute. सिचुएशन में हम डिफरेंस डिस्कस कर रहे हैं बिटवीन पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी। नाउ अंडरस्टैंड हियर, बहुत सारे बच्चे पुलिस कस्टडी के सिलसिले में कहीं पे मतलब कुछ किताबों में या फिर गूगल पे ऑनलाइन पढ़ते हैं 15 डेज, एंड ये 15 डेज उनके दिमाग में इस कदर बैठ जाता है कि वो ऑप्शन भी गलत मार्क करते हैं। नाउ अंडरस्टैंड हियर फॉर वंस एंड फॉर ऑल, पुलिस कस्टडी का जो ओरिजिनल टाइम स्पैन होता है, बराबर, जब आप एक इंसान को पुलिस कस्टडी में रखते हो, द ओरिजिनल स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड इज 24 आवर, इनिशियल 24 आवर्स फ्रॉम द अरेस्ट टाइम। ये 15 डेज क्या होता है? दिस 15 डेज इज द एक्सटेंडेड टाइम पीरियड ऑफ पुलिस कस्टडी। मतलब अगर एक्सट्रीम सिचुएशन में पुलिस उस कस्टडी को बढ़ाना चाहती है, एक्सटेंड करना चाहती है, तो वो एक्सटेंडेड टाइम पीरियड, एक्सटेंडेड पुलिस कस्टडी
कितनी हो सकती है, कितने दिन तक हो सकती है, तो वो है 15 दिन। But the original time period or the provision for police custody is initial 24 hours and जो judicial custody होती है वो 60 to 90 days तक extend कर सकती है। Now in this regard, in police custody, the accused is kept in lockup, that is police station, and in case of judicial custody, the accused is kept in a jail, that is under observation or supervision of a judicial magistrate. इन पुलिस कस्टडी पुलिस कैन इंटरोगेट इन इनिशियल 24 आवर्स, मतलब पुलिस को जो भी सवाल पूछने हैं, जो भी इंटरोगेशन करना है, वो इनिशियल 24 आवर्स में पुलिस कर सकती है, उसके बाद नहीं। बराबर। उसके बाद अगर पुलिस को इंटरोगेशन एक्सटेंड करना है, दे नीड टू सीक स्पेशल परमिशन फ्रॉम द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उसके बिना वो 24 आवर्स के बाद इंटरोगेशन नहीं कर सकते। नाउ इन दिस रिगार्ड, अगर हम जुडिशियल कस्टडी की बात करें तो जुडिशियल कस्टडी में पुलिस को इंटरोगेशन अलाउड ही नहीं होता, पुलिस वहां पे सवाल जवाब कर ही नहीं सकती अक्यूज्ड के साथ। Now why is judicial, what is the main ambit or purpose of judicial custody? That is preventive measure till charge sheet is filed, मतलब जब तक चार्ज शीट फाइल हो रही है तब तक उस अक्यूज से, क्रिमिनल से और कोई सिमिलर क्राइम कमिट ना हो, ये एंश्योर करने के लिए जुडिशियल कस्टडी मतलब डिजाइन या फिर प्रैक्टिस की जाती है। Now in this regard you need to understand कि जो इनिशियल 24 आवर्स की कस्टडी है वो कौन एक्सटेंड कर सकता है, किसके पास ये पावर है कि ही कैन ग्रांट द परमिशन टू एक्सटेंड द पुलिस कस्टडी बियॉन्ड 24 आवर्स, तो वो है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। सो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी को एक्सटेंड कर सकते हैं मैक्सिमम फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 15 डेज। तो आपके मन में सवाल आता होगा कि अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एब्सेंट है तो भी प्रोविजन है, तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उस पुलिस कस्टडी को एक्सटेंड कर सकते हैं, पर यहां पे एक डिफरेंस है। डिफरेंस यह है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 15 दिन के लिए पुलिस कस्टडी को एक्सटेंड कर सकते हैं, बट ऑन द अदर हैंड उनके एब्सेंस में अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी को एक्सटेंड कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में इट कैन बी एक्सटेंडेड ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 7 डेज। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। बराबर। Those who want to become IAS, IPS in future, these technical details will matter you. Now in that regard, पुलिस कस्टडी के ये पॉइंट्स आप याद रखना। और एक चीज जो हिंदू न्यूज़पेपर ने कवर की थी, जिसका जिक्र किया था एडिटोरियल्स में, that was plea bargaining, the provision of plea bargaining in the Indian judicial system. So in that regard, ये प्रोविजन दिया जाता है अंडर सेक्शन 290 ऑफ भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। So under section 290 of BNSS, there is provision for plea bargaining. Now in this regard, plea bargaining आप कितने दिन के अंदर या फिर कितने टाइम पीरियड में कर सकते हो? Within 30 days of framing of charge, मतलब किसी accused पे जब चार्जेस बिठाए जाएंगे, उस चार्ज इम्पोज करने के बाद within 30 days, that is 30 days के अंदर वो plea bargaining कर सकता है। Okay? Now it applies only to offenses punishable up to 7 years of imprisonment. यहाँ पे एक चीज नोट करने लायक है कि हीनियस क्राइम्स में, बराबर, हीनियस क्राइम्स मतलब जिन क्राइम्स के लिए सजा 7 साल से ज्यादा हो। एग्जाम्पल, किसी का मर्डर किया है, ओके, मर्डर का क्राइम है या फिर रेप जैसा क्राइम है, हीनियस क्राइम है, उस सिचुएशंस में प्ली बार्गेनिंग का प्रोविजन नहीं अवेलेबल होता। So in that case the accused doesn't have the privilege or the provision of plea bargaining. ये पॉइंट आपको नोट करना है। It applies only to offenses which are punishable up to 7 years of imprisonment, not otherwise. With further restrictions excluding cases involving crime against women, children और socio-economic offenses. तो इन केसेस में भी plea bargaining का प्रोविजन डिनाई किया जाता है, it is not applicable. Okay? So these are the points which you need to remember and note it for your prelims exam. Next article, next declaration or verdict by the Supreme Court of India with regard to right of states on industrial alcohol. अब ये काफी सिंपल आर्टिकल है, बिल्कुल भी बच्चे यहाँ पे घबराना नहीं है, कंफ्यूजन नहीं बनाना है। यहाँ पे सिंपली एक चीज सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट की थी कि वो ये थी कि जो सेक्शन या फिर एंट्री 8 है in the state list, there are 3 lists of the constitution, union list, state list and concurrent list. तो जो entry 8 है in the state list which talks about intoxicating liquors, उसका स्कोप या फिर उसकी explicit definition सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड की थी under this verdict. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि एंट्री 8 ऑफ द स्टेट लिस्ट में जो इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर्स है
या फिर जो स्टेट के अधिकार है, जो स्टेट के मतलब आप यूं कह सकते हो राइट्स है विथ रिस्पेक्ट टू रेगुलेटिंग द सेल, कंजम्पशन, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, उसमें इंडस्ट्रियल अल्कोहल का भी इंक्लूजन होगा. दैट्स द ओनली थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे जजमेंट क्या था सुप्रीम कोर्ट का? द फ्रेज इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर इन एंट्री 8 ऑफ द स्टेट लिस्ट वुड इंक्लूड इंडस्ट्रियल अल्कोहल. तो इसमें इंडस्ट्रियल अल्कोहल को इंक्लूड किया जाएगा. दैट इज इंडस्ट्रियल अल्कोहल को अगर मैन्युफैक्चर करना है, प्रोसेस करना है, बेचना है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकता है. अब ये ऐसे क्यों स्टेट किया होगा सुप्रीम कोर्ट ने? क्योंकि याद रखिएगा एंट्री 52 ऑफ द यूनियन लिस्ट में जो प्रोविजन है दैट इज इंडस्ट्रीज इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो यूनियन का ये मानना था कि इंडस्ट्रीज इन पब्लिक इंटरेस्ट के एम्बिट में इंडस्ट्रियल अल्कोहल को मतलब शामिल किया जाएगा. मतलब इंडस्ट्रियल अल्कोहल पे अगर कोई कानून बनाना है तो वो सिर्फ स्टेट का अधिकार है, वो सिर्फ स्टेट की अथॉरिटी है, उसमें स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉज नहीं बना सकते. दैट वाज द क्रिटिसिज्म एंड दैट वाज द डिबेट. तो उसको एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा. इंडस्ट्रियल अल्कोहल पे लॉज बनाने की अथॉरिटी स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी है. ओके, सो इन दैट रिगार्ड एंट्री 8 ऑफ द स्टेट लिस्ट इज बेस्ड ऑन पब्लिक इंटरेस्ट. It seeks to enhance the scope of entry beyond potable alcohol. मतलब जहां पे एंट्री 8 में अल्कोहल को सिर्फ पोर्टेबल अल्कोहल के फॉर्म में देखा जाता था, इंटरप्रेट किया जाता था, वहां पे उस इंटरप्रिटेशन को एक्सटेंड करने की कोशिश की जा रही है बाय द जुडिशरी ऑफ आवर कंट्री. दैट इज दे आर सेइंग कि ये जो एंट्री 8 है इट विल ऑल्सो इंक्लूड इंडस्ट्रियल अल्कोहल. उसका सिंपली ये मतलब हुआ कि स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर टू रेगुलेट प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, पोजीशन, ट्रांसपोर्ट, purchase and sale of intoxicating liquor or industrial alcohol. Okay, next article, next verdict of the Supreme Court states on collecting royalties. अब यहाँ पे dispute क्या था? What was the chaos going on in the country? वहां पे chaos ये था कि royalties को tax के जरिए काउंट करना चाहिए या नहीं. Should royalties collected by respective states, एग्जाम्पल झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, जो royalties कलेक्ट की जाती है by these respective states with respect to mining activities in their area, should they be counted as taxes? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली स्टेट किया कि जो रॉयल्टीज कलेक्ट की जाती है बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट्स, दे आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज टैक्स. उनको टैक्स के जरिए काउंट या फिर कंसिडर नहीं किया जाएगा. ओके, सो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957, उसका जो सेक्शन 9 है वो क्या बोलता है? इट रिक्वायर्स दैट दोज हु ऑब्टेन लीजेस टू कंडक्ट माइनिंग एक्टिविटी हैव टू पे रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मिनरल रिमूव्ड. मतलब जो भी कंपनी, जो भी फर्म एक्सट्रैक्शन करती है मिनरल्स का रिस्पेक्टिव स्टेट्स में, उनको रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी टू द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, एंड दैट रॉयल्टी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स. एंड ये किसने स्टेट किया है? सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया है. The key question for consideration or the key dispute point was whether the royalties paid by mine leaseholders to the state governments under 1957 Act, whether they should be classified as tax. And Supreme Court ने clearly यहाँ पे मतलब स्टेट किया था वर्डिक्ट में that these royalties will not be considered as tax. They have to be paid to the state government for the regulation of mining activity in that state. नेक्स्ट आर्टिकल, अब ये आर्टिकल किसके बारे में बात कर रहा है? इट इज टॉकिंग अबाउट अ मेडिएशन पोर्टल, दैट इज ऑनलाइन मेडिएशन ट्रेनिंग वेब पोर्टल. किसने डिजाइन किया था? इट वाज डिजाइन्ड बाय नालसा एंड मेडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन प्रोजेक्ट कमिटी, दैट इज MCPC. पूछा जा सकता है which two bodies collaborated to develop online mediation training web portal, and उसको मतलब उसका ऑप्शन आपको पता होना चाहिए. What was the aim of this portal? The aim is comprehensive training in mediation to legal professionals across the country and promotes alternative dispute resolution mechanism, that is ADR, जो आप पढ़ते हो शॉर्ट फॉर्म में. Now what do you mean by mediation? मेडिएशन का मतलब होता है समझौता. मतलब दो अलग पार्टीज जिनके बीच में डिस्प्यूट है वो एक म्यूचुअल सेटलमेंट पे आती है, वो एक समझौता करती है एंड पीसफुली उस मतलब डिस्प्यूट को सेटल करती है, रिजॉल्व करती है. अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा होगा जुडिशरी को, कोर्ट का खर्चा बच जाएगा, कोर्ट का टाइम बच जाएगा, एंड जो लोग केसेस फाइल कर रहे हैं या फिर झगड़ रहे हैं उनका भी टाइम एंड मनी सेव हो जाएगा. सो दैट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स. सो व्हाट आर द types of
ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स व्हिच आर प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। बराबर, तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखो मेथड्स ऑफ एडीआर, आर्बिट्रेशन। अब आर्बिट्रेशन में क्या होता है, आर्बिट्रेशन में एक आर्बिट्रेटर होता है जो दो पार्टीज को एक समझौते पे आने के लिए, एक म्यूचुअल सेटलमेंट पे आने के लिए मदद करता है। नाउ इन दिस रिगार्ड यू नीड टू रिमेंबर एंड यू नीड टू कीप इन माइंड कि आर्बिट्रेटर का जो कहना होता है या फिर जो एडवाइस होती है दैट इज लीगली बाइंडिंग ऑन द टू पार्टीज। मतलब उन दोनों पार्टीज को आर्बिट्रेटर की सलाह माननी ही पड़ेगी बिकॉज इट इज लीगली बाइंडिंग ऑन देम। ओके, नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है, नेगोशिएशन में क्या होता है, दिस टेक्निक रिक्वायर्स पार्टीज टू बी ready and cooperative in setting the dispute in the presence of an unbiased third party called the negotiator। तो यहाँ पे negotiator कौन है, एक थर्ड पार्टी है जो उन दो पार्टीज को सेटल करने के लिए मदद कर रही है। ओके, conciliation, conciliation का मतलब क्या होता है, now it is similar to arbitration but इसमें एक major difference है। क्या देखो, it is a method where parties try to improve and reconcile their relation with each other in presence of a conciliator who helps the parties in the process। तो आप सोच रहे होंगे आर्बिट्रेशन में भी सेम था, बट यहाँ पे मेन डिफरेंस ये है कि आर्बिट्रेशन में दोनों पार्टीज को आर्बिट्रेटर का जो कहना है या फिर एडवाइस है वो उन पे बाइंडिंग होती थी, वो उनको मानना ही पड़ता था, बट दैट इज नॉट द केस विद कॉन्सिलिएशन। इन केस ऑफ कॉन्सिलिएशन जो कॉन्सिलिएटर होता है उसकी जो एडवाइस होती है दैट इज नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन द टू पार्टीज। तो वो दो पार्टीज उस कॉन्सिलिएटर का कहना मान भी सकती है या नई तरीके से फिर से उस केस को, उस पिटीशन को नए कोर्ट में फाइल कर सकती है। ओके, मेडिएशन, मेडिएशन का मतलब क्या होता है, इट इज एन इनफॉर्मल वे ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स वेयर अ न्यूट्रल फैसिलिटेटर कॉल्ड मीडिएटर helps parties to come to a mutual agreement as to settle of the dispute। तो मीडिएशन में क्या होता है भाई, एक मीडिएटर है, एक इंडिविजुअल इंसान है, वो दो पार्टीज को एक सलाह विमर्श देता है एंड उनको मानने के लिए कन्विंस करता है। ओके, म्यूचुअल सेटलमेंट। उसके बाद लोक अदालत, जिसके बारे में आप सब जानते हो। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, जिसको प्रैक्टिस करने के लिए या स्पॉन्सर करने के लिए, प्रोपैगेट करने के लिए ये नया वेब पोर्टल डिजाइन किया गया था। किसके द्वारा ये पूछा जा सकता है, एम पूछा जा सकता है टू सेव द टाइम एंड मनी ऑफ कोर्ट एंड टू सेव द टाइम एंड मनी ऑफ पेटिशनर्स एज वेल एंड टू गिव देम अ चांस ऑफ म्यूचुअल सेटलमेंट या फिर मेडिएशन प्रोटोकॉल। बराबर। Next highlight in the judiciary, guidelines to curb illegal bulldozer demolitions। अब ये भी ज्यादा सुर्खियों में था टॉपिक, ये भी काफी एक्साइटिंग टॉपिक था इन द ईयर 2024। काफी न्यूज आर्टिकल्स ने इसके बारे में चर्चा की थी, देयर वर मल्टीपल वीडियोस ऑन यूट्यूब व्हिच यू माइट हैव वॉच्ड। तो इन दिस केस बुलडोजर जस्टिस को क्रिटिसाइज क्यों किया गया था, Which were the provisions which were violated by the principle of bulldozer justice? ये आपको जानना चाहिए। So in that regard, bulldozer justice violated the right to shelter। अब यहाँ पे right to shelter क्या है, ह्यूमन राइट है। बराबर, ह्यूमन राइट है, इट इज नॉट फंडामेंटल राइट। बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि राइट टू शेल्टर इट विल कम अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये गलत है। आर्टिकल 19 में जो फंडामेंटल राइट है दैट इज राइट टू रेसिडेंस इन द कंट्री, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट राइट टू शेल्टर। राइट टू शेल्टर ये ह्यूमन राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं। यहाँ पे गड़बड़ मत करना। ओके, सो राइट टू शेल्टर इज अ बेसिक ह्यूमन राइट अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसका वायलेशन हो रहा था बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ बुलडोजर जस्टिस। उसी के साथ इट डाइल्यूटेड द सेपरेशन ऑफ पावर्स बाय मेकिंग एग्जीक्यूटिव द जज एंड जूरी। मतलब इसमें क्या हो रहा था, एग्जीक्यूटिव सारी पावर्स, न्याय व्यवस्था अपने हाथ में ले रही थी। मतलब एग्जीक्यूटिव ही डिसाइड कर रही थी कि किसको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए, हु डिजर्व्स व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट, जो कि जुडिशरी की जिम्मेदारी है, जो कि जुडिशरी की पावर एंड अथॉरिटी है। तो यहाँ पे जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल है अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 50 दैट वाज गेटिंग वायलेटेड and at the same time it undermined the principle of rule of law। इंडिया में, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ को माना जाता है, दैट इज जब तक कोई रूल वायलेट नहीं करता, लॉ वायलेट नहीं करता, he will not be punishable। So it is like taking constitution and judiciary into the hands of executive, ये उसका मतलब हो गया। So that was violating or undermining the principle of rule of law। So these were the provisions which were violated by the action of bulldozer justice। तो
सो इसको कर्ब करने के लिए या फिर इसको लीगलाइज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? व्हाट वाज द वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सो इन दिस रिगार्ड न्यू रेगुलेशंस वर पुट फोर्थ बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अगर एग्जीक्यूटिव को, अगर कोई सरकारी गवर्नमेंट अथॉरिटी को लगता है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कोई स्ट्रक्चर, कोई बिल्डिंग हो, कोई घर हो, कोई मॉल हो, वो इलीगल है या फिर मतलब इलीगली किया गया है, सो इन दैट रिगार्ड 15 days प्रायर नोटिस शुड बी सेंट to the owner or occupier of that infrastructure, be it house, be it mall, be it building or a company. So 15 दिन का प्रायर नोटिस उनको जाना चाहिए। 15 days प्रायर रिटन नोटिस to the owner or occupier, keeping collectors and district magistrate in the loop about notices. मतलब इसकी जानकारी कलेक्टर्स एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को होनी चाहिए कि बाबा उनको 15 days प्रायर नोटिस मिली थी। So this information should be made available or made known to the district magistrate and the district collector of that area. उसी के साथ ensuring personal hearing before a designated authority. एंड उसी के साथ तीसरा वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का कि ग्राउंड लेवल गवर्नमेंट ऑफिसर्स would pay from their pocket if any procedure is violated. मतलब अगर इस चक्कर में, अगर इस केस में कोई गैर कानूनी चीज हुई, कोई इलीगल चीज हुई, यानी कि 15 दिन का प्रायर नोटिस नहीं गया और उसके पहले ही डिमोलिशन हो गया, या फिर उसके बारे में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कोई जानकारी नहीं मिली थी या फिर उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया था रिगार्डिंग द डिमोलिशन, तो उस सिचुएशन में ग्राउंड लेवल गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जिम्मेदार ठहराया जाएगा एंड उनको उस डिमोलिशन के लिए, उनको उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपने जेब से पे करना पड़ेगा। दे विल हैव टू पे फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, सो इन दैट रिगार्ड ग्राउंड लेवल गवर्नमेंट ऑफिसर्स विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड ओनली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं, यहाँ पे उनको उस डिमोलिशन का, उस मॉल का या फिर उस कंपनी का, उस घर का पूरा खर्चा अपनी जेब से भरना पड़ेगा। दैट वर द प्रोविजंस, दैट वर द लीगल प्रोविजंस मेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन द ईयर 2024। So you need to know all these regulations कि बुलडोजर जस्टिस कौन से प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहा था एंड उस रिगार्ड में नए डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट के क्या थे। ओके, नाउ इन दैट रिगार्ड the next verdict of Supreme Court with regard to rights of detainee. Now what do you mean by detainee? Detainee मतलब कौन? मतलब वो इंसान जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत डिटेन किया गया हो। जब हम बात करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में, ओके, प्रिवेंटिव डिटेंशन याद रखिएगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन कम्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब यह हुआ कि अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के सिलसिले में कोई लॉज बनाने हो या अमेंड करने हो, क्या बोला मैंने, नए लॉज बनाने हो या अमेंड करने हो, उसकी अथॉरिटी दोनों के पास है, दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज प्रिवेंटिव डिटेंशन इज अ मैटर इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस कॉन्टेक्स्ट में दोनों के पास सिमिलर पावर्स है। In that regard, Supreme Court highlighted the authority under Article 22 subclause 5 of the Constitution. Article 22 subclause 5 क्या बताती है कि अगर कोई अथॉरिटी, मानो पुलिस अथॉरिटी किसी इंसान को डिटेन कर रही हो, so they have to provide the official documents with regard to his detention. अगर वो रिलेटेड अथॉरिटी, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाई, सो दैट विल बी वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ दैट डिटेन्यू, एंड दैट डिटेन्यू मतलब जो पर्सन डिटेन हुआ है वो कोर्ट भी जा सकता है फॉर वायलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स। Yes, that is stated in Article 22 subclause 5 of your Constitution, right of detainee. Okay, to make an effective representation against preventive detention. एंड वो केस कौन सी थी? 2024 की जर्सीला शाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 2024 पूछा जा सकता है, केस का नाम भी पूछ सकते हैं क्योंकि इट इज टॉकिंग अबाउट डिटेंशन एंड इट इज इन द ईयर 2024। Now in this regard you need to know Article 22 which talks about protection against detention. उसका subclause 1 क्या बताता है? Subclause 1 talks about right to be informed of the arrest of the grounds. मतलब कौन से grounds पे arrest हो रही है उसके reasons justify करने चाहिए। सबक्लॉज 2 क्या बताता है? आर्टिकल 22 का सबक्लॉज 2 बताता है प्रेजेंटेशन बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एंड डिटेंशन बियॉन्ड रिक्वायर्स मजिस्ट्रेट्स अप्रूवल। मतलब 24 घंटे के आगे अगर आपको क्या करना है, डिटेंशन एक्सटेंड करना है, तो वहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट की परमिशन लगेगी, अप्रूवल लगेगा। सबक्लॉज 4 क्या बताता
बताता है डिटेंशन बियॉन्ड 3 months रिक्वायर्स एडवाइजरी बोर्ड्स अप्रूवल। मतलब अगर आपको 3 महीने से ज्यादा उस इंसान को डिटेन करना है तो आपको अप्रूवल बोर्ड की परमिशन लगेगी, उसके बिना आप उस पर्सन को 3 महीने से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए डिटेन नहीं कर सकते। एंड सब क्लॉज 5 एवरी नोटिफिकेशन ऑफ ग्राउंड्स फॉर डिटेंशन एंड अपॉर्चुनिटी टू कंटेस्ट डिटेंशन ऑर्डर, दैट इज जो अथॉरिटीज है जो एक इंसान को डिटेन कर रही है, they have to present the official documents to that detainee, otherwise that detainee can approach the court for violation of his fundamental rights. Yes, that was the whole context which we discussed here. Now last article in this regard with respect to judiciary, that is state of judiciary report of 2023. state of judiciary report का कहना क्या था 2023 में। now in this regard state of judiciary report specifically talks about representation of women इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम। महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कितना रहा है जुडिशियल सिस्टम में, जुडिशियल हायरार्की में। तो उनका मानना ये था कि जुडिशियल हायरार्की में लोअर लेवल्स पे, दैट इज ग्राउंड लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट जजेस हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, वहां पे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट था, ओके, नोटवर्दी था। But when you move towards higher hierarchy, higher levels of the judiciary, that is high court हो गया, supreme court हो गया, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमें ये दिखाई देता है कि women का representation steadily decline होता है, कम होता है। So you need to know the insights of the report. 36.3% of the women were representing district judiciary. In 14 states, more than 50% of the candidates successfully recruited into the civil judge were women. But when you move at higher levels, that is high court and supreme court, this index or this percentage falls drastically. जैसे कि अगर आप हाई कोर्ट्स की बात करते हो, so हाई कोर्ट्स में सिर्फ 13.4% of the judges were women. On the other hand, in Supreme Court, this percentage even declines further. That is 9.3% of the judges in the Supreme Court were women. So आप देख सकते हो 36.3% at the ground level district judges, उसके बाद हाई कोर्ट में 13.4% of the judges and Supreme Court में only 9.3% of the judges in the Supreme Court were women. तो जैसे हम लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ बढ़ते हैं जुडिशियल हायरार्की में, द स्टेटस और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन सीम्स टू बी डिक्लाइनिंग। ओके, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड, these states have either one or no women in the judicial system, judicial hierarchy. तो आपको प्रीलिम्स डेफिनेटली ये सवाल पूछ सकती है कि which are the states or which among the following states in the respective options don't have a single women representation in their judicial hierarchy or their judicial system. So उसमें से आपको इन स्टेट्स के नाम याद रखने जरूरी होते हैं, बराबर। So इन स्टेट्स में से कोई भी ऑप्शंस में हो सकता है इन स्टेट्स में जो नाम नहीं है उस स्टेट का नाम ऑप्शन में हो, एंड दैट माइट बी योर करेक्ट आंसर। कि they have asked which among the following is not the state जहां पे one or less than one women judicial system में involved है। ओके, सो ये हाइलाइट्स आपको इस रिपोर्ट के बारे में पता होनी चाहिए। Now we start with the schemes regarding important schemes of 2024 which were covered by your Hindu newspaper. अब इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज याद रखिएगा, जब आप स्कीम्स के बारे में पढ़ते हो, कोई भी पॉलिटिकल स्कीम हो गई, उसमें 3-4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं आपको कवर करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट दैट इज वेदर दैट स्कीम इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और स्टेट स्पॉन्सर्ड। उसका टाइम लैग क्या है, मतलब कौन से साल में वो स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी एंड उस स्कीम का टारगेट ईयर क्या है, टाइम लैग पूछ सकते हैं वो आपको। सेकंड थिंग, व्हिच इज द मिनिस्ट्री व्हिच इज इंप्लीमेंटिंग और एग्जीक्यूटिंग दैट स्कीम, मिनिस्ट्री के बारे में सवाल आ सकता है। थर्ड थिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब हर एक स्कीम उसके लिए एलिजिबल कौन है, कौन सा एज ग्रुप एलिजिबल है, कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व है, ओके, वेदर इट इज रिलेटेड टू फार्मर्स और वेदर इट इज रिलेटेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, तो उस स्कीम के लिए एलिजिबल कौन है, इस पे सवाल पूछा जा सकता है। ओके, सो एलिजिबिलिटी कंडीशंस पे सवाल आते हैं। एंड यस, फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट स्कीम, कि सो एंड सो स्कीम दी जाएगी एंड पूछेंगे कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव और व्हाट इज द ब्रॉडर एम ऑफ द स्कीम। So these are the headings under which schemes or related questions आपको prelims में पूछे जा सकते हैं। So basically you need to know whether it is a centrally or state sponsored scheme, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, कब लॉन्च की गई थी, कब तक एक्सटेंड करेगी, कब तक अचीव करना है वो रिस्पेक्टेड टारगेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड द एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम। सो इन 4 हेडिंग्स के अंडर आपको हर एक स्कीम को कवर करना है फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। फाइन,
जस्ट गिव मी अ मिनट. Okay, so in this regard, the first scheme which we are going to discuss in the year 2000, which was a part of your Hindu newspaper in 2004 is PM राष्ट्रीय कृषि विकास योजना. अब यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि हम कृषि विकास योजना के बारे में बात कर रहे हैं. दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ फार्मर्स और द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया. बराबर. तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट द स्कीम एम्स टू मेक फार्मिंग मोर प्रॉफिटेबल बाय स्ट्रेंथनिंग फार्मर्स एफर्ट्स, रिड्यूसिंग रिस्क एंड प्रोमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप. मतलब फार्मर्स को एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग प्रोवाइड करके दिलाना. नाउ इन दिस रिगार्ड फॉर एग्जांपल मान के चलो कोई एक सिचुएशन है, कोई एक इंस्टेंस है जहां पे फार्मर ने काफी ज्यादा अच्छी फसल लाई हो, वो हार्वेस्ट करने का टाइम पीरियड आया हो, सीजन आया हो, एंड उसमें काफी ज्यादा बारिश या फिर साइक्लोन आके उस पूरी फसल को बर्बाद कर देता है. सो उस सिचुएशन में फार्मर के पास एक ऑल्टरनेटिव सोर्स हो, एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हो जिससे वो अपना और अपने परिवार का पेट भर सकता है. तो ऐसी सिचुएशंस प्रोवाइड करके दिलाना, ऐसे फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना, दैट वाज द मेन एम्बिट और मोटो ऑफ कृषि विकास योजना. That is to provide entrepreneurship opportunities and reduce the risk mitigate and to improve the risk mitigation strategies. So in that regard, it gives state government flexibility to plan, select and execute projects based on their needs, priorities and local conditions. इसका मतलब क्या हुआ? मान के चलो एक X स्टेट है, एक Y स्टेट है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है और यहाँ पे पंजाब है. तो मध्य प्रदेश ने क्या किया? मध्य प्रदेश में मिलेट्स का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, तो मध्य प्रदेश ने यूं सोचा कि वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खड़ा करेंगे जो मिलेट्स के हाइब्रिड वैरायटीज पे रिसर्च करेंगे कि कौन सी हाइब्रिड वैरायटीज अगर हम इनकॉर्पोरेट करेंगे खेत में तो वो मैक्सिमम आउटपुट देगी इन केस ऑफ मिलेट्स प्रोडक्शन. ऑन द अदर हैंड पंजाब ने कोई यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की या टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश की जिससे वीट का कल्टीवेशन या फिर वीट का हार्वेस्ट ऑप्टिमम लार्ज स्केल में पाया जाए या फिर वीट की यील्ड बढ़ा दी जाए. सो एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैज द फ्लेक्सिबिलिटी to take into consideration their local conditions, local climate, local favorable conditions, soil conditions which are in their favor, which are in their profit, and at the same time to plan the project and execute the project as per their needs and requirements. So in this context you need to remember certain projects which were implemented as a part of PM राष्ट्रीय कृषि विकास योजना. So उस कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहली स्कीम थी irradiation facility which was established at Vashi in New Mumbai. In the same regard, another scheme was poultry vaccine manufacturing facility which was established in Pune. Similarly, automatic milk collection units were established in Bihar. अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार का जो नेबर है that is उत्तर प्रदेश, it is one of the leading milk producing states of India, number 1 milk producing state in India in the year 2024. तो in that regard you need to know that बिहार में automatic milk collection units को establish किया गया था. In the same case, Floriculture Research University was established at Hyderabad and Gene Bank which was developed at Bhubaneswar in Odisha. So these were the respective projects which were sponsored and established in respective locations in regard to or for successful implementation of कृषि विकास योजना. ये आपको पूछा जा सकता है as a match the following या फिर डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि irradiation facility फिलहाल as a part of कृषि विकास योजना कहां पे एस्टैब्लिश हुई थी, that is वाशी न्यू मुंबई. या फिर वो पूछ सकते हैं कि ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट, that is बिहार. ओके, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं. सो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट आप याद रखिएगा. नेक्स्ट स्कीम फॉर द डे, पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम फॉर हायर एजुकेशन. अब यहाँ पे एक चीज नोट करनी है, विद्या लक्ष्मी स्कीम की हम बात कर रहे हैं, दैट इज इट इज रिलेटेड टू एजुकेशन. ओके, बट इट इज टॉकिंग अबाउट हायर एजुकेशन. मतलब यहाँ पे प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशन की बात नहीं हो रही है. ओके, यहाँ पे हायर एजुकेशन की बात हो रही है.
In that regard, student who secures admission in top higher educational institutions, both government and private, मतलब यहाँ कोई भेदभाव नहीं है कि इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट होना चाहिए या फिर प्राइवेट स्कूल या कॉलेज होना चाहिए. There is no discrimination. Irrespective of government or private educational institutions, will be eligible to get collateral fee, guarantor fee loan from banks and financial institutions. Okay. Its aim is to cover 22 lakh students. So इस मतलब इनका aim क्या है? What is the objective? So they want to cover 22 lakh students under this scheme. For students with annual family income up to 8 lakh or below 8 lakh and not eligible for benefits under any other government scholarships or interest subvention schemes, 3% interest subventions for loans up to 10 lakh will be available during the लर्निंग पीरियड, दैट इज मोराटोरियम पीरियड. तो यहाँ पे उन्होंने और एक चीज का जिक्र किया है कि जो बच्चे जिनका फैमिली इनकम 8 लाख या 8 लाख से कम हो एंड जो किसी अदर स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के लिए या स्कीम्स के लिए एलिजिबल नहीं है, उन बच्चों के लिए 3% इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ 10 लाख तक के लोन्स दिए जाएंगे. ओके, ये पॉइंट याद रखिएगा. दिस इज लैंडमार्क पॉइंट इन दिस एंटायर स्कीम. For loans up to rupees 7.5 lakh, the students will receive a credit guarantee of 75%, enabling banks to extend education loans to the students. So these were the important highlights of the scheme. यहाँ पे सबसे important चीज, विद्या लक्ष्मी स्कीम is for higher education, and यहाँ पे लोन बेनिफिट्स कितने परसेंटेज से कितने इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ ग्रांट किए जाएंगे, ये आपको पूछा जा सकता है. So that you have to remember in the respective case. Next scheme in the 2024 PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान. Now this scheme is basically aiming at achieving full saturation of basic facilities. Basic facilities मतलब क्या? Basic infrastructure हो गया, basic quality of education हो गया, basic quality of health care हो गया. तो जो basic infrastructural requirements है किसी locality के, वो available करके दिलाना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है. तो वो एग्जीक्यूट करने के हिसाब से ये स्कीम इंप्लीमेंट की गई थी. So full saturation of basic facilities among 5 crore scheduled tribe families across 63,000 villages. कितने villages को टारगेट किया जा रहा है अंडर दिस स्कीम? 63,000 villages. Okay. Now this scheme has 4 basic goals. 4 goals को अचीव करने की बात हो रही है यहाँ पे. What are those 4 important goals? Enabling infrastructure, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक स्कूल रिक्वायरमेंट्स हो गए, लाइब्रेरीज हो गई स्कूल्स में, बराबर, टीचिंग बोर्ड्स, दैट इज ऑनलाइन एड्स. ओके, देन प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट in that tribal locality. At the same time, universalization of access to good education, quality teachers, trained teachers, training programs implement करना. So ये सारी चीजें उसके अंडर आएगी. And at the same time, healthy lives and dignified aging, that is healthcare facilities, basic healthcare amenities provide करके देना. So these will be allocated or implemented under this प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ द डे, प्रधानमंत्री आवास योजना. अब आवास योजना के बारे में 2024 में काफी ज्यादा डिस्कशन हुआ था, काफी ज्यादा कवरेज भी हुआ था इस स्कीम से रिलेटेड. आवास योजना दैट इज अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड कराना, या फिर यू कहो कि जो जो पुअर या फिर मार्जिनल सेक्शंस है, मार्जिनल फैमिलीज है, जिनके पास बहुत कम पैसा है या फिर वो पॉवर्टी लाइन या फिर बहुत गरीब है, उनको रिकंस्ट्रक्शन के लिए इंसेंटिव्स देना. दैट वाज द मेन एम्बिट अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना. नाउ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर 4 बेसिक वर्टिकल्स थे. विच आर द 4 वर्टिकल्स ऑफ आवास योजना? दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट, विच वाज द फर्स्ट पिलर. स्लम्स को रीडेवलप करना, रिहेबिलिटेशन नहीं, रीडेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम. ओके, सो दिस इज डन विद द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट डेवलपर्स, क्योंकि प्राइवेट कंट्रीब्यूशन के बिना उतने फंड्स हम जनरेट ही नहीं कर सकते जिससे हम स्लम रीडेवलपमेंट कर सके या फिर स्लम्स को रीशेप और मॉडिफाई कर सके. सो प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी. Beneficiary households are granted rupees 1 lakh by the center. Second, credit linked subsidy scheme. A subsidy is offered on home loan interest rates. Third,
affordable housing in partnership with public or private sector. In this situation, the government provides incentives for building affordable housing in a project where 35% of the homes are built for economically weaker sections. The central government will provide a fund of 1.5 lakh rupees per EWS house. मतलब जिस सेक्शन में, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में आप 35% ऑफ द हाउसेस उन फैमिलीज को दिला रहे हो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में आते हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में हर EWS हाउस के बिहाइंड सरकार 1.5 लाख रुपीस कंट्रीब्यूट करेगी। अब स्कीम समझो, स्कीम क्या बोल रही है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में, जिन बिल्डिंग्स में 35% ऑफ द हाउसेस आर गेटिंग एलोकेटेड टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, उन केसेस में, उन इन्वेस्टमेंट्स में सरकार हर एक EWS फैमिली के हाउस के बिहाइंड, उनके पीछे 1.5 लाख रुपीस कंट्रीब्यूट करेगी। ओके, फोर्थ पिलर इज BLC, that is beneficiary led individual house construction or enhancement. इसके जरिए this applies to eligible families in the EWS section who have land or homes in need of upgradation. मतलब यहाँ पर renovation या upgradation की बात हो रही है। Under BLC you are talking about upgradation और renovation, मतलब आपके घर की हालत बहुत खराब हो चुकी है, you need reconstruction और renovation of the same, तो उस situation में incentives दिए जाएंगे by the government. A temporary fifth vertical which was recently introduced in the wake of COVID-19 pandemic, post pandemic, वो था rental scheme, मतलब affordable rental houses provide करके देना for the poor people in the society. So under that affordable rental houses complexes, ARHCs, which was added in 2020, साल पूछा जा सकता है। The fifth vertical which was added to Pradhan Mantri Awas Yojana for affordable renting houses was introduced in which year? पोस्ट पैंडेमिक बराबर है, पर पोस्ट पैंडेमिक में 2020, 21, 22 कौन सा साल है, इस पे सवाल पूछा जा सकता है। सो दैट इज इन द ईयर 2020 टू प्रोवाइड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव अफोर्डेबल रेंटल हाउसेस फॉर अर्बन माइग्रेंट्स और पुअर पीपल इन द कम्युनिटी। ओके, सो आवास योजना के अंडर इन 5 पिलर्स को आप जानो, इनके इंटरवेंशंस को समझो, इनके अंडर जो स्कीम्स अवेलेबल है उनको इंटरप्रेट करके एग्जाम में अप्लाई करो। नेक्स्ट स्कीम, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। नाउ दिस इज टॉकिंग अबाउट सोलर एनर्जी। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं इंडिया में, तो अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, सोलर एनर्जी स्टैंड्स एट नंबर 1 and at number 2 lies wind energy. तो जहां पे इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को इनकॉर्पोरेट कर रहा है, उस सेक्टर में सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोलर सेक्टर का, एंड सेकंड कम्स योर विंड पावर, विंड जनरेशन. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट हाउसहोल्ड्स विल बी प्रोवाइडेड विद अ सब्सिडी टू इंस्टॉल सोलर पैनल्स ऑन देयर रूफ्स. सो इस स्कीम के अंडर क्या किया जाएगा, जो हाउसेस अपने रूफ्स पे सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करेंगे दे विल बी प्रोवाइडेड सब्सिडी बाय द गवर्नमेंट. अब ये सब्सिडी कितने परसेंटेज में प्रोवाइड की जाएगी वो जानना जरूरी है. सो अंडरस्टैंड, सब्सिडी विल कवर 40% ऑफ द इंस्टॉलेशन कॉस्ट. मतलब जो खर्चा आपको आएगा सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करने के लिए आपके रूफ पे, उस इन्वेस्टमेंट में से 40% कॉस्ट सरकार स्पेंड करेगी या फिर सरकार इन्वेस्ट करेगी. ओके, the scheme is expected to benefit 1 crore households across India. It is estimated that scheme will save the government's 75,000 crore rupees per year. मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी बेचने में, प्रोसेस करने में, बराबर सप्लाई करने में जो सरकार का पैसा जा रहा है, उसमें से 75,000 करोड़ रुपीस हर साल बचाए जा सकते हैं बाय सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम. इसलिए ये स्कीम काफी ज्यादा चर्चा में है. Now eligibility, who will be eligible for the scheme? Definitely he should be citizen of India. उसके घर का जो रूफ है that should be suitable for installing solar panels. Okay, at the same time the household must have a valid electricity connection and the household must not have availed any other subsidy for solar panels. मतलब अगर सोलर इंस्टॉलेशन की और कोई सब्सिडी उस हाउस को या फिर उस प्रोजेक्ट को मिली हो, so that project is not eligible under this मुफ्त बिजली योजना स्कीम. नाउ यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है द ग्रिड एंड द सब्सिडी सपोर्ट. मतलब कितने कैपेसिटी के लिए सरकार कितना सब्सिडी सपोर्ट एलोकेट कर सकती है, बराबर. सो इन दैट रिगार्ड अंडरस्टैंड, अगर मंथली कंजम्पशन, एवरेज मंथली कंजम्पशन 0 to 150 के बीच में है,
So in that case solar power generation capacity has to be 1 to 2 kilowatts and in that case subsidy support होगा 30,000 to 60,000 के बीच में. On the other hand, अगर consumption is around 150 to 300, मतलब consumption 150 to 300 के बीच में है, तो in that situation 2 to 3 kilowatt of capacity will be required and subsidy will be around 60,000 to 78,000, मतलब इसके बीच में होंगी. एंड लास्टली अगर कंजम्पशन एवरेज मंथली कंजम्पशन 300 से ज्यादा है, 300 यूनिट से ज्यादा है, सो इन दैट केस सुटेबल रूफटॉप कैपेसिटी हैज टू बी अबाउट 3 kilowatts and in that situation the government will give an annual subsidy of about 78,000 rupees. ओके, सो यस, ये चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रीलिम्स आपको डेफिनेटली एक हाथ सवाल पूछ सकती है. नेक्स्ट स्कीम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि. अब किसान के बारे में बात कर रहे हैं. अगेन वी आर टॉकिंग समथिंग विद रिगार्ड टू फार्मर्स और एग्रीकल्चरल सेक्टर. सो इन दैट रिगार्ड द पीएम किसान स्कीम एम्स टू सप्लीमेंट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. सो अगेन द स्कीम इज टारगेटिंग स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स. ओके, introducing various inputs to ensure proper crop health and appropriate yields commensurate with the anticipated farm income at the end of each crop cycle. This would help protect farmers from falling in the clutches of money lenders. मतलब होता यूं है कि इंडिया में दिक्कत यह है कि many farmers have small scale land holdings, तो अगर वो ऑप्टिमम आउटपुट नहीं ला पाते एनुअली, ओके, इन द हार्वेस्ट पीरियड, सो दे ट्राई टू बोरो लोन्स फ्रॉम द मनी लेंडर्स एंड जब वो लोन रीपे नहीं कर पाते तो वो अपनी जमीन बेच देते हैं. सो ऐसे इंसिडेंसेस को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये स्कीम डिजाइन की गई है. ओके, so under this scheme a direct payment of 6,000 per year will be transferred in the 3 equal installments of 2,000 each after every 4 months. so annually 6,000 रुपए उस फार्मर के अकाउंट में डाले जाएंगे. दैट इज 4-4 महीने के इंटरवल में 2,000 रुपए डिपॉजिट किए जाएंगे इन द अकाउंट ऑफ दैट स्मॉल स्केल मार्जिनल फार्मर. ओके, सो दैट इज द होल स्कीम अबाउट. नेक्स्ट स्कीम PM Shri Yojana. Now here they can ask you what is the full form of Shri. What does Shri stands for here? So the full form is Pradhan Mantri Schools for Rising India. ओके, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया. तो इस कॉन्टेक्स्ट में इट कवर्स 14,500 एग्जिस्टिंग स्कूल्स which will be redeveloped to reflect the key features of National Education Policy of 2020. तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए उनको इंप्लीमेंट करने के एंगल से ये स्कीम डिजाइन की गई है. ओके, 60% of the cost of the implementation will be borne by the center and 40% by the state. मतलब रेशियो कैसा है? 60:40. 60% कॉस्ट सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डालेगा एंड 40% प्राइसिंग विल बी बोर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट. बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन कहाँ पे है? नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, 7 सिस्टर्स. तो उस सिचुएशन में ये प्रोपोर्शन बदलेगा एंड इट विल बिकम 90:10. मतलब 90% cost will be borne by the center and 10% cost will be borne by the respective state government. Okay. Now the schools will be upgraded with labs, libraries, art rooms. They will be developed as green schools with water conservation, waste recycling, energy efficient infrastructure. Okay. Next scheme, Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. Now under this scheme, under Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, what is the main objective? Who are eligible? All these questions might be asked in your exam. Now under this Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, it has been extended for 5 years from July 2024 to December 2028. मतलब additional 5 साल के लिए ये extend किया जा चुका है. Changes. What are the changes with respect to Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana? In this regard, changes are free food grains will be provided. The government will continue to provide free food grains to about 81.35 crore beneficiaries. In this regard, fortified rice will be sponsored by the government, and in this regard 100% funding with respect to fortification of rice will be totally sponsored by the central government. So these are the changes, 3 prime changes with respect to
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना which has been modified or extended till the time period or till the year 2028. Fine. So as of today we will stop here. जो remaining schemes है और जो आगे के आर्टिकल्स होंगे पॉलिटी के वो हम कल के सेशन में मॉर्निंग 8 AM को लाइव देखेंगे. So tomorrow we will meet in morning 8 AM live on the same YouTube platform of Jnandeep Academy. So till then I take your leave. Thank you.